अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाजरीन, आज हम देख रहे थे पंजाब असम्बली का पहला इजलास कॉल कर दिया गया आफ्टर इलेक्शन, और इस इजलास में आज 9 मुंतखब अरकान पंजाब असम्बली ने हल्फ उठा लिए हैं। कल के रोज़ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा और उसके बाद फिर वज़ीर आला का इंतखाब होगा। मरियम नवाज़ साहिबा फेवरेट कंसिडर की जा रही हैं क्योंकि नंबर्स फ़िलहाल PMLN के पास पूरे नज़र आ रहे हैं, जिसके तहत लग यही रहा है कि बासानी वो वज़ीर आला पंजाब बनने में कामयाब हो जाएंगी। मरियम नवाज़ की नामजदगी किस तरह से देखी जाती है और क्या उनसे एक्सपेक्टेशंस हैं, इसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे आज के प्रोग्राम में। अहम ओहदों के हवाले से बड़ा ख़ास चुनाव हमें नज़र आता है, जैसे कि सिंध में भी वज़ारत आला एक दफ़ा फिर मुराद अली शाह साहब के लिए नाम जो है उनका कुर्रा फ़ाल में निकल रहा है। तो ये क्या वजह है कि कोई नए चेहरे उस तरह से सामने क्यों नहीं लाए जाते, इसके ऊपर भी बात करेंगे। साथ ही साथ जो धांधली का शोर है वो अपनी जगह जारी और सारी है, और इसी शोर के अंदर PTI भी बहरहाल अपोजिशन के तौर पर ही सही पंजाब और मरकज़ में आएगी सामने। उनकी हिकमत अमली क्या होगी उस पर बात करेंगे, और IMF को जो उन्होंने ख़त लिखने का फ़ैसला किया है उसकी क्या हैसियत है, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा और ये कैसा फ़ैसला है, क्या इसे दुरुस्त समझा जा सकता है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ प्रोग्राम में, और ख़ास तौर पर आज खुशामदीद कहती हूँ राना तनवीर हुसैन साहब को, PMLN के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद। राना साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। राना साहब, मुझे अगर आप थोड़ा सा अलाउ कीजिएगा तो मैं एक कमेंट ज़रूर लेना चाहूँगी चौधरी साहब से भी और इमरान साहब से भी, और फिर ज़ाहिर है हम लोग मिल के आपसे सवालात का सिलसिला दराज करेंगे। पहले मैं इमरान साहब आपसे ज़रूर ये जानना चाहूँगी कि आज पंजाब असम्बली का जो इजलास शुरू हुआ है उसमें मरियम नवाज़ साहिबा भी तशरीफ़ लाईं, लेकिन आज बाहर जो था इतनी ज़्यादा पुलिस और बहुत ज़्यादा एक अजीबोगरीब सा माहौल था, जैसे कोई पता नहीं कौन यहाँ पर आने वाला है। और फिर उसके बाद हमने देखा कि हल्फ भी हो गए, हल्फ बर्दारी भी हो गई। आपको क्या नज़र आ रहा है, क्या स्मूथली ये इंतकाल इक़्तिदार हो पाएगा और मरियम नवाज़ बहैसियत वज़ीर आला कैसी साबित होंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, जहाँ तक बात है पुलिस की, तो मेरी पंजाब पुलिस के और लाहौर पुलिस के जो आला तरीन ओहदेदारान हैं उससे खुद बात हुई फ़ोन पे। इसी तरह मैंने उनसे पूछा कि आज इतना ज़्यादा सिक्योरिटी का इंतज़ाम क्यों है, पुलिस इतनी ज़्यादा क्यों है, तो उन्होंने कहा उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम ये चाहते हैं कि जो आज का इजलास है उसमें कोई बदमज़गी ना हो, और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से ताल्लुक़ रखने वाले जो MP हज़रात हैं, क्योंकि अब PTI तो रही नहीं, अब तो वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मेंबर बन गए हैं, तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो लोग हैं वो यहाँ पे कोई बदतमीजी ना करें या फिर वहाँ पे कोई इस तरह का काम ना नहीं, हो। तो ये तो हमेशा जमहूरियत में ऑपोजिशन करती हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? बाहर अंदर तो उन्होंने करना ही था, मैं बाहर की बात कर रहा हूँ। दूसरा ये आज एक बड़ी भी होता अच्छी क्या असेंबलियों के बारे एहतजाज नहीं हुए? क्या PMLN ने कभी नहीं, बहुत कुछ हुआ है, लेकिन उसमें असल ये था मामला कि उनका ख्याल था कि 9 मई की तर्ज का कोई वाक़या ना हो जाए। बहरहाल अच्छी बात है कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। और दूसरी बात फिर ये कि शायद ज़िम्मेदारान ने भी ये सोचा और आज किसी को भी गिरफ़्तार नहीं वहाँ पे किया गया। हालांकि बहुत से लोग ऐसे भी आए जो मतलूब थे मुख्तलिफ उसमें, लेकिन उनको भी गिरफ़्तार नहीं किया गया, तो ये एक अच्छी बात है। अब आ जाता हूँ आपके दूसरे सवाल पे कि मरियम नवाज़ जो हैं वो कैसी वज़ीर आला साबित होंगी। तो मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि मरियम नवाज़ और मुस्लिम लीग नून दोनों के लिए एक बहुत जो है बड़ा इम्तहान है। मरियम नवाज़ अगरचे मियाँ नवाज शरीफ की साहबजादी हैं और बड़ा उन्हें मुस्लिम लीग नून में क्राउड पुलर भी समझा जाता है, बड़ी चीज़ें हैं, लेकिन उन्हें माजी में उस तरह से कोई एक्सपीरियंस नहीं है। शायद इसीलिए आपने देखा कि मरियम औरंगज़ेब भी वफाक से छोड़ के, तो उन्होंने भी आज पंजाब असम्बली में हलफ लिया है, वो भी उनके साथ ही यहाँ होंगी, और मोस्ट प्रोबेबली शायद इत्तलात और नशरियात का जो है कलमदान उन्हें मिले। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक इम्तहान तो ज़रूर है। अब देखना ये है कि उसमें से वो कैसे कामयाब होती हैं। अभी वैसे पिछले जो 6 दिन हैं या 7 दिन, पिछले पूरा हफ्ता उन्होंने मीटिंग्स की हैं, चीफ सेक्रेटरी पंजाब के साथ मीटिंग की है, IG पंजाब के साथ और मुख्तलिफ सेक्रेटरी साहिबान के साथ। तो उनकी पेस से तो लग रहा है कि वो जो है काम करने की कोशिश करेंगी, लेकिन अब आगे वक्त बताएगा कि किस तरह का काम करती हैं। चौधरी साहब, आपकी क्या ओपिनियन है इस बारे में? जो आगाज़ है मरियम नवाज़ साहिबा की एक नई सियासी इनिंग्स का,
उसको आप कैसे देखते हैं? एक जानिब धांधली का शोर है, दूसरी जानिब पुलिस और एहतजाज ना करने देना, ऑपोजिशन ये क्लेम करती है कि उन्हें स्प्रेस किया हुआ है। कल रात हमने देखा कि इमरान रियाज को गिरफ्तार कर लिया गया, और भी सहाफ़ी कुछ ऐसी खबरें देते हैं कि उनके ऊपर प्रेशर्स हैं। तो ये सारे माहौल के अंदर मरियम नवाज साहिबा अगर वज़ीर आला बनने जा रही हैं तो ये क्या उनकी कामयाबी है, और क्या इससे आप आगे का जो एक ट्रैक है उनका वो कैसे एक्सपेक्ट करते हैं उसको? देखिए समीना, मरियम नवाज साहबा की जो मेरिट तो उनका यही है कि वो नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं। उसके अलावा ना तो हमने उनका कोई पॉलिटिकल विजन देखा है, ना ही पॉलिटिकल काबिलियत देखी है कि जो उस पर हम ये कह सकें कि उनका एक बहुत विजन था, या वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तरह एक विजनरी लीडर थी, या उनको पॉलिटिक्स की समझ है। उनकी जो पॉलिटिक्स की जो हिस्ट्री है उसकी भी ज़्यादा उनको नहीं है मलका उसके ऊपर, ना ही उनका मुताला वसी है। वो उनकी जो टीम है, अगर आप मरियम औरंगज़ेब को राइट साइड पे बिठा के असेंबली में जाएंगी, जिन्होंने कुछ ही दिन पहले कहा कि उनका सर कलम कर देना चाहिए, तो इस किस्म की जो उनकी एडवाइजरीज़ हैं उनसे ही आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये पंजाब में जो है ये एक बहुत ही एक भयानक किस्म का जो है वो दौर का आगाज़ होने वाला है, जिस पे बहुत ज़्यादा इंतज़ामी मशीनरी जो है वो इस्तेमाल की जाएगी। आज देखिए ना, अगर तो कोई खुशाइंद मैसेज देना भी था तो मियां असलम इकबाल जो कि नॉमिनेटेड हैं सीएम पंजाब के लिए, उनको जो है नहीं आने दिया गया और पंजाब पुलिस को वहाँ पर अरेस्ट करने के लिए भेजा गया है। तो अगर वो एक हफ्ते से मीटिंग्स कर रही हैं और इंतज़ामिया के साथ, तो फिर तो ये जैसे इमरान साहब ने बताया है, तो फिर तो ये इन्फर करना जो है आसान है ना कि वो किसके कहने पे वहाँ पे गई हैं। तो एक ऐसा होगा जैसे रणजीत सिंह के बाद हुमायूं जिंदा का दौर जो है इंतज़ाम आएगा, इसमें बहुत ज़्यादा सियासी इंतकाम। चलिए, आपका तो कोई ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है एक्सपेक्टेशन। फिर मैं राना साहब से पूछती हूँ। राना साहब, पहले तो ये ही नहीं, देखिए समीना, पॉजिटिव की कुछ ऐसे सिग्निफिकेंट सिग्नल्स नहीं आपको नजर आए ना? ठीक है, वो आपकी चॉइस, ठीक है, बात सही है आपकी, ऑल राइट, ठीक हो गया। राना साहब, सबसे पहले यहीं से बात का आगाज़ कर लेते हैं। सर, क्यों आज ये थ्रू आउट हमें माहौल नज़र आता है कि जब भी प्रोटेस्ट की बात होती है, पहले भी उन्होंने धांधली के खिलाफ प्रोटेस्ट करने का सोचा तो फौरी तौर पर पुलिस ही पुलिस आ जाती है हर जगह पर, जहाँ पे सलमान अकरम राजा को भी उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया था। आज भी हमने देखा बाहर इतनी ज़्यादा पुलिस थी। तो ये क्या इसी तरह खौफ के माहौल में ही हुक्मरानी करनी है मरियम नवाज साहिबा ने? क्या वजह है इस चीज़ की? 9 मई का एक वाक़या हो गया सो हो गया, उसके मुल्ज़िमान पकड़े गए, वो जेलों में बंद हैं। उसके बाद अब क्या ज़िंदगी में कभी कोई एहतजाज ही नहीं कर सकेगा पंजाब के अंदर रहते हुए? नहीं जस्मीना, मैं बताऊं, पहले तो मेरा इमरान साहब ने उसकी काफ़ी वजाहत की, उन्होंने पुलिस अफसरों से बात की और उसकी बैकग्राउंड बताई। तो बिल्कुल ये फैक्ट है कि यही था कि क्योंकि इनकी हिस्ट्री ये है कि जिस तरह का इनका मजाज है पीटीआई वालों का या उनके लीडर का, कभी भी इंतशार और स्वाय कानून को अपने हाथ में लेने की और कोई चीज़ ही नहीं है। ये उनके एक खासा बन चुका है, उनकी बल्कि नेचर बन चुकी है। तो ये आपके उनकी पीछे जो हिस्ट्री है, रिसेंट बैग भी देखें जो 1.5 साल से ये अपोजिशन में आए थे वहाँ प्राइम मिनिस्टरशिप से हट के, तो उस वक्त भी इन्होंने चैन से नहीं, हर वक्त फितना अंगेज़ी और हर वक्त इंतशार और माशरे में खलबली सोसाइटी में फैलाई है। तो किसी को पुरअमन एहतजाज पे कोई इतराज़ नहीं है। बार बार ये जो इंतज़ामिया वो कहते हैं जी पुरअमन एहतजाज की इजाज़त है, वो एक हक है, आईनी हक है, कानूनी हक है। सर, वो शुरू होगा एहतजाज तो पता चलेगा ना कि पुरअमन है या नहीं। उससे पहले ही इतनी पुलिस आ जाती है कि वो मनसूख ही कर देते हैं। नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। जिस तरह पुलिस गई, जब उन्होंने देखा कि कोई ऐसी कार्रवाई नहीं 9 मई तरह की करेंगे, बल्कि कई लोगों को मतलूब थे, 9 मई भी मतलूब थे और बहुत सारे केसेस मतलूब थे, पीटीआई के जो मेम्बरान हैं या लोग आए हुए थे, किसी को कुछ नहीं कहा। क्योंकि अगर वो हल्ला गुला कर दे और वो भी एक असम्बली के सामने कानून को अपने हाथ में लेते, लड़ाई झगड़ा करते, तो उसकी सिचुएशन पे डेफिनेटली ये इंतज़ामिया के एक SOP है, इसमें तो कोई इशू नहीं है। उनको पता चले कि कोई 4 लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो वहाँ जरूर खड़े हो जाते हैं ताकि तोड़ फोड़ ना हो। पुरअमन एहतजाज होता रहता है, वो खड़े रहते हैं। अब जरा ये फरमाइएगा कि वजारत आला के लिए फिर मरियम नवाज साहिबा की जो चॉइस है उसके ऊपर सब लोग सवाल भी करते हैं कि सिर्फ शरीफ फैमिली के लोग ही क्यों वजारत आला ले सकते हैं, जबकि मरियम नवाज साहिबा इससे पहले कभी असेंबली की मेंबर तक नहीं रही। तो ऐसी क्या उनका मेरिट था, क्राइटेरिया था जिसकी बुनियाद पर उन्हें चुना गया?
देखिए फैसल साहब की, मैंने चौधरी साहब की बात सुनी है, लेकिन मैं समझता हूँ बड़ी वो एक एंगुलर इनका था, वो एक सोच जो है। मरियम नवाज साहबा का आपने अगर पास में देखा है, हिस्ट्री देखी है उनकी, जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है, उन्होंने जो बड़े मुश्किल हालात में पार्टी को ज़िंदा रखा, स्ट्रगल किए, और खुद ही कह रहे थे इमरान साहब के क्राउड पुलर है, बड़े बड़े जलसे किए। जो पीछे आपको याद है 2070 के बाद जब उनके हमारे प्राइम मिनिस्टर उस वक्त नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हुए हैं, तो उस वक्त के बाद से जिस तरह के हालात थे PMLN पे, तो उन्होंने बड़ा बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया और बड़ी मोबिलाइज़ किया पार्टी को। ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है उनकी। दूसरा उनका एक्सपीरियंस ये है कि वो छोड़ें कि उसने अपने चचा की हुक्मरानी पंजाब में देखी, अपने वालिद साहब की प्राइम मिनिस्टर के दौर में देखी, नीचे चीफ मिनिस्टरशिप भी अपने वालिद की देखी। तो ये एक चीज़ होती है, अंदर आ जाती है। दूसरा उनके अपनी ज़ाती तौर पे जब वो प्राइम मिनिस्टर थे मियां नवाज शरीफ साहब, तो उन्होंने एजुकेशन पे काम किया, यूथ पे काम किया, बेशुमार उन्होंने काम किया है। सर ये तो सारी क्रेडेंशियल्स आप में भी हैं, आप इतने पुराने वर्कर हैं, इतने सीनियर सियासतदान हैं, आपको भी नामजद करते हैं, हम भी आपकी बात कर रहे होते हैं कि ये जबरदस्त काम किया शरीफ फैमिली ने। मैं तो बहुत सपोर्ट करती हूँ आपको, यकीन करें। समीना मुझे ये बताएं जी, आपको खुश होना चाहिए कि ये हिस्ट्री है कि पहली पंजाब की वज़ीर आला खातून बनी है। आप लोगों को तो बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए कि ये PMLN ने बहुत बड़ा काम किया है, एक ब्रेक थ्रू है यहाँ हमारी सोसाइटी में, ये उनको आगे आना चाहिए। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि जी हम में से क्यों नहीं कोई, मुझे बताएं कौन सा हम में ऐसा मेंबर्स या कोई PMLN का एक है शख्स जिसने इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन की। उस जेलों में नहीं गई, वो जेलों में कई दफ़ा गई हैं और बहुत लंबी जेलें काटी हैं उसने, और स्ट्रगल की है, जलसे की। ख्वाजा साद रफीक साहब बहुत अच्छे कैंडिडेट हो सकते थे। इसमें जाहिर है PMLN की है, जाहिर है उनकी अगर मेजॉरिटी ऑफ चॉइस है। जब बनता है चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर पहली दफा ही बनता है ना, जब पहली दफा है ही नहीं कि वो पहली दफा क्यों है। राणा साहब देखें, गुजारिश ये है, जिस तरह आपने कहा, तो हम तो वाकई ही इस बात पे सपोर्ट करते हैं और अच्छी बात है किसी फीमेल को बनाना, बड़ी अच्छी बात है। दूसरी बात ये है कि मैं ज़ाती तौर पे तो ये समझता हूँ कि एक वजह मरियम नवाज़ को जो वज़ीर आला बनाने की ये भी है कि पार्टियों में जो ग्रुपिंग की सियासत होती है, फिर बहुत सारे लोग इस बात पे मोतरज़ हो जाते हैं, और इस वक्त मुस्लिम लीग नून जो है वो ये अफोर्ड नहीं करती कि पार्टी में ग्रुपिंग हो। तो इसलिए भी ये फैसला उन्होंने किया कि इस पे फिर लोग नाराज़ नहीं होंगे, तमाम दर्रे जो हैं उस पर मुत्तफिक हो जाएंगे। लेकिन राणा साहब मुझे आप ये ज़रूर बताएं कि पीपल्स पार्टी जो आपका साहब का दौर था PDM का, उसमें पीपल्स पार्टी आपके साथ थी। इलेक्शन कैंपेन में उन्होंने जैसे कि एक्सपेक्टेड था, वो हमेशा मुस्लिम लीग नून पे तनकीद की और यही कहा कि जी ये मुस्लिम लीग नून डिलीवर नहीं कर सकी, हमारे पास तो वजारतें उस तरह की थी जो थी, उसमें हमने बहुत अच्छा किया। तो अब फिर पीपल्स पार्टी के साथ आप जा रहे हैं और वो काबीना में शामिल होने से रिलेक्टेंट है, तो क्या आप समझते हैं फिर वही पॉलिसी नहीं है, मीठा मीठा हापा पर करवा थू? नहीं, मैं बताऊं, पहले तो मैं बताऊं आपकी, बिल्कुल मैं इससे इत्तेफाक करता हूं कि बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं हमारे अपने हलकों के अंदर। ऐसी होती है कि अगर 3-4 लोग कैंडिडेट होते हैं, वो कहते हैं आपकी फैमिली से अगर खड़ा हो तो सारे हम राज़ी हैं, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। जो आप बात कर रहे हैं इमरान साहब, बिल्कुल ये भी एक फैक्टर होता है। लेकिन जो बात आपने की है पीपल्स पार्टी वाली, पीपल्स पार्टी को इलेक्शन में उन्होंने ये बयानिया लिया, और वो बयानिया पे लोगों का, या आप लोग या एनालिस्ट जो थे वो उस पर कमेंट करते थे कि ये किस तरह की बात है कि इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रियाँ ली, सारा कुछ किया, और फिर कहा कि नहीं जी ये तो सारा कुछ इन्होंने किया है। तो मैं समझता हूँ कि अच्छा ये होता है कि अच्छा मैसेज आता है, और अच्छा लोग समझते हैं कि अगर बंदा उसको बिल्कुल ओन करे, एक्नॉलेज करे कि हमने ये मिलकर हुकूमत की है, यहाँ जहाँ हम कामयाब हुए हैं, यहाँ हम नहीं डिलीवर कर सकते, उसकी वजूहात ये थी। यानी वो पॉलिटिकल एक उनके था कि उन्होंने कोशिश की कि हम मियाँ साहब को या PMLN को टेक ऑन करें, और उस पर शायद वोट शोट हमें को मिल जाए, जिस तरह का होता है माहौल। तो मैं समझता हूँ वो बात ठीक है, लेकिन जो पार्लिमानी सिस्टम होता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, उसमें जब किसी को सादा अक्सरियत भी नहीं आती
एक किस्म का डिवाइडेड मैंडेट होता है, तो उस वक्त कोलेशन बनती हैं, ये प्रैक्टिस है। और उस कोलेशन में वो लोग भी आपस में, आपको पता है एक दफ़ा इन्होंने लेबर और कंजर्वेटिव ने मिलके वहाँ पे, मेरा ख्याल है वहाँ पे गवर्नमेंट बनाई थी यूके में, जो कि कभी भी हिस्ट्री में नहीं हुआ। तो ये क्योंकि उनका मंशूर और था, बहुत सारा वो दूर दूर थे आपस में, उनकी अप्रोच जो थी या मंशूर था, या जो उन्होंने लोगों को अपना एक विजन बताते हैं कि हम हमारा ये प्रोग्राम है। तो कहने का मकसद है कि उस वक्त भी ये हुआ था। JUI देखें या कोई देखें, अभी PM जो PTI थी 18 से उनकी गवर्नमेंट, उसे मुझे बताएं उसमें कौन कौन से लोग थे। वही लोग थे MQM, जिसको ये कहते थे कि ये बहुत बड़े कातिल हैं, ये है वो है इमरान खान। वही वो था, क्या उसका नाम है, परवेज इलाही, जो डाकू था। आपकी बात ठीक है, वो तो आपकी बिल्कुल बात सही है। हम ये देखते रहे। सवाल बड़ा सिंपल था वैसे इमरान साहब का, कि इस दफा फिर ऐसे लग रहा है कि पीपल्स पार्टी सारा बोझ आप लोगों पे डाल रही है, और जो आईनी ओहदे अपने पास रखकर और जो बोझ वाली वजारतें वो सारी आप पे डाल दी। तो आप लोग फिर इस बात के लिए मेंटली तैयार हो जाएं कि कल कला को जो भी तनकीद होगी, फैसले मुश्किल करने पड़ेंगे, सारा बोझ PMLN को फिर से अकेले उठाना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है जी। मैं बताऊं, यही होता है कि जब मुल्क कोई किसी मुश्किल में हो, क्राइसिस में हो और बहुत बड़े चैलेंजेस हो, तो उस वक्त स्पिरिट ये होनी चाहिए पॉलिटिशियन की और पॉलिटिकल पार्टीज़ की कि दे शुड कम अप, और वो आए सामने और उस चैलेंज को कबूल करें। ये नहीं कि सियासत ही करनी है। एक होता है कि जहाँ नेशनल इंटरेस्ट होता है। तो हमने 2016 महीने की जो गवर्नमेंट थी उसमें भी ये चैलेंज कबूल किया था। डिफ़ॉल्ट का था वो, लूमिंग डिफ़ॉल्ट। तो उस वक्त भी हम शहबाज साहब ने मेहनत की और वहाँ से निकाला। अब भी जिस हालात में मुल्क है उसमें हम क्या छोड़ दें, हम सरेंडर कर जाएं। बिल्कुल हम तो आप लोगों ने चैलेंज लिया है और जिम्मेदारी ली है। अच्छा, ये भी फरमाइएगा राना साहब, आज पंजाब असेंबली की जो आखिरी सेंटेंस सुन कि हमारी नीयत साफ है, नीयत मुल्क को इस क्राइसिस से निकालने की है, और इंशाल्लाह हम डिलीवर करेंगे और इस मुल्क को इस क्राइसिस से निकालेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान फिर निकलेगा उस क्राइसिस से और वो आगे की तरफ बढ़ेगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा राना साहब, हमें आपकी नीयत पे बिल्कुल भी 1% भी शक नहीं है, लेकिन ये बताएं कि बहुत सारे लोग जो है ना, राना साहब को अंदर दी गल अज दस दे हो, बहुत सारे लोग मुस्लिम लीग नून में भी ये बात करते रहे कि हमें ये भारी पत्थर उठाने की ज़रूरत नहीं है, हमें वफाक की हुकूमत नहीं लेनी चाहिए, पंजाब में हमारी पोजीशन अच्छी है, उसमें हम ये हुकूमत बना लेते हैं। तो आपने ये भी ठीक कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने नारा लगाया था कि सियासत नहीं रियासत बचाओ। तो अभी कोई प्लान है ऐसा कोई आपके पास कि जिस तरह आपने कहा कि हम ये चैलेंज कबूल करते हैं, तो उस चैलेंज को पार करने के लिए, अबूर करने के लिए कोई प्लान बन गया अभी या बनेगा? नहीं, इंशाल्लाह बिल्कुल प्लान है। और देखें, जब एक टारगेट का पता हो, जिस तरह आप कहते हैं जी, एक हमारा विजन है कि ये इश्यूज हैं इस वक्त, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये बहुत अहम इस वक्त चैलेंज है या इशू हैं जिसको से हमने निकलना है। तो डेफिनेटली उसका प्लान है, निकलेंगे। आपको पता है डेट जिस तरह है, जिस तरह हमें IMF के साथ बात करनी है, जिस तरह ये डिफ़ॉल्ट का, जैसे कहते हैं जी अगर हमने 24 अरब डॉलर का ना बंदोबस्त किया तो डिफ़ॉल्ट पे फिर बिल्कुल वो सामने ही है। तो ये चीज़ें हैं, इसको फेस करेंगे और आगे लेके चलेंगे। बाकी वो सोच एक थी, और उस सोच को यही जो आपने बात की विद इन पार्टी, लेकिन उस सोच को इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया या नहीं उस पर फैसला हुआ कि अगर हम नहीं तो फिर कौन, मुझे बताएं ना। सारे तो भाग रहे थे, अब क्या करते हैं हम, बताएं ना। और सबसे बड़ी आपने जी मुल्क के वसीतर मफाद में हुकूमत बनाने का फैसला किया, लेकिन राना साहब सबसे बड़ी पार्टी तो हमारी थी। बिल्कुल ठीक है, हमारी जिम्मेदारी थी, हम छोड़ के चले जाएं कि नहीं हम भी नहीं करते, पीपल्स पार्टी भी नहीं करती। अगर आपकी जो हुकूमत इस वक्त बनी है वो अपेरेंटली तो बहुत ही कमज़ोर है, तो क्या ये जो आप 25 बिलियन या 24 बिलियन डॉलर्स की बात कर रहे हैं, इसमें सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन जो है वो तो प्राइवेटाइजेशन का है, जो और पीपल्स पार्टी का प्राइवेटाइजेशन पे आपसे 180 डिग्री डायमेट्रिकली डिफरेंट जो है वो व्यू है। तो आप ये जो इदारों की प्राइवेटाइजेशन है जिसके ज़रिए कुछ बचत हो सकती है, कोई
बिलावल ने जब उन्होंने कहा तकरीरों में 17 डिवीज़न भी बंद करने के, तो क्या आप ये सारे टफ डिसीजन ले सकेंगे? आपने हुकूमत तो ले ली है, लेकिन उसके लिए जो स्ट्रेंथ चाहिए है डिलीवर करने के लिए, वो तो आपके पास नहीं है। और माजरत के साथ बहुत सारे जो इलेक्शंस हैं इन पे भी जो लेजिटिमेसी, जैसे एब्सोल्यूट लेजिटिमेसी होती है, वो भी गालिबन हासिल नहीं है। तो ऐसी तमाम सूरत हाल में तो पॉलिटिकली बड़ा मुश्किल चैलेंज आपने अपने सर ले लिया है। चौधरी साहब, जहाँ तक एब्सोल्यूट लेजिटिमेसी की बात करते हैं, एब्सोल्यूट छोड़ के लेजिटिमेसी भी आज तक जितने भी इलेक्शन हुए हैं उसमें मुझे बताएं कौन सा इलेक्शन ऐसा है, मासवाई एक आध के छोड़ के नॉन पार्टी इलेक्शन थे या 70 का इलेक्शन था, जहाँ पे क्वेश्चन नहीं उठे, जहाँ पे लेजिटिमेसी की बात नहीं हुई, उसकी धांधली की बात नहीं की। 2018 का इलेक्शन अगर मैं आपको याद कराऊं, आपको पता मैं तो इलेक्शन लड़ता हूं, उस वक्त तो पोलिंग एजेंट बाहर धक्के दे के निकाल दिए गए थे। लेकिन ये ज़रूर है कि हमारा एक कल्चर हो गया है कि हमने शोर करना है, तो शोर ये कोई नहीं। आज जो IMF की बात हो रही है लेटर लिखने की, ये कौन से मुल्क में ऐसा काम होता है? तो मैं समझता हूँ हम पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, क्या सोच है हमारी, हम इतने सेल्फ सर्कल्ड हैं या क्या उसमें फंस गए हैं कि हम आगे निकल ही नहीं सकते इन चीज़ों से, सिवाय गाली गलौज के, इंतकामी कार्रवाइयों के। तो मैं समझता हूँ कि हमें इससे आगे निकलना है। तो इंशाल्लाह ताला जब पॉलिटिकल स्पेस ही नहीं देंगे, आप किसी को एहतजाज भी नहीं करने देंगे, कोई बात रेज नहीं करने देंगे, तो फिर लोग इस तरह से डेस्परेट मेजर्स तो लेंगे। आप पॉलिटिकल स्पेस दें, लोगों को एहतजाज करने दें, तो लोग ऐसी बात नहीं करेंगे। जब पार्टियों को स्क्वीज कर देंगे, कोने से लगाएंगे, तो फिर वो क्या करेंगे सर? नहीं, पूरे अमन एहतजाज करते रहे और करते रहेंगे। आपको पता है 2014 का जो धरना था वो डी चौक में, जहाँ पे सारी गवर्नमेंट थी, पार्लियामेंट थी, सुप्रीम कोर्ट थी, सेक्रेटेरिएट था, जो भी था वही था। वो सीट थी एक गवर्नमेंट की, वहाँ पे 4 महीने से भी ज़्यादा ये बैठे रहे, किसी ने कुछ कहा? इन्होंने फाइनली PTV पे चढ़ाई नहीं की, हमला नहीं किया, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस पे हमला नहीं किया, इन्होंने पार्लियामेंट पे हमला नहीं किया, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर गंदे कपड़े लटकाए। चौधरी साहब, ये बात अगर करेंगे ना तो बात बहुत लंबी है, बहुत तकलीफ है। के साथ सुप्रीम कोर्ट पे हमले की तो आपकी पार्टी है। जो आपका अहम सवाल है वो ये है कि प्राइवेटाइजेशन वाला, इसको छोड़े, ये पॉलिटिकल जो उसने एक बुनियाद रखी है इमरान खान ने पॉलिटिकल कल्चर की, वो अल्लाह ही बस इससे जान छुड़ाए। लेकिन जो प्राइवेटाइजेशन वाली बात है, देखिए पार्लियामेंट्री जो गवर्नमेंट होती है, वो सिस्टम है या डेमोक्रेसी, उसमें इश्यूज रिजॉल्व होते हैं बातचीत के ऊपर। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की सिचुएशन को देखते हुए वो पार्टीज़ जो जितनी भी हैं, वो इलेक्शन था जहाँ पे उन्होंने मंशूर दिए या बात की, वोट लेने होंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी से बातचीत करेंगे और ये रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये ज़रूरत है इस वक्त। चलिए राना साहब, ये आपकी अच्छी नीयत भी है और आप कहते हैं कि आपकी ख्वाहिशात भी अच्छी हैं, तो वी जस्ट होप कि पाकिस्तान के लिए बेहतर चीज़ें हों। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप मौजूद रहे। एक ब्रेक लेनी है जी, मुझे ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे वज़ीर आला सिंध के इंतखाब के हवाले से भी, और फिर ये भी कि जो ओवरऑल अब बात हो रही है धांधली के ऊपर, क्या इसका कोई हल निकलेगा या बस ये शोर इसी तरह शोर ही रह जाएगा? इसके ऊपर बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ जी, वेलकम बैक नाजरीन। चौधरी साहब, ये भी आज हमने देखा अनाउंसमेंट की है बिलावल भुट्टो जरदारी ने, और एक दफ़ा फिर से मुराद अली शाह साहब को ही वज़ारत आला सिंध के लिए नामजद किया जा रहा है। क्या वजह आपको नज़र आ रही है, क्यों नहीं पीपल्स पार्टी इस सिलसिले में कोई तब्दीली लेके आती चेहरे की, और बार बार अब ये तकरीबन तीसरी मरतबा है कि मुराद अली शाह साहब यानी वज़ीर आला बनेंगे सिंध के? मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी ने वन विंडो ऑपरेशन का डिसाइड किया हुआ है कि वो मुराद अली शाह साहब से ही बस काम लेने हैं, जो भी लेने हैं। और पीपल्स पार्टी में कोई जो वो जरदारी साहब की चॉइस हैं, और इस बार तो अदी जो हैं वो फरियाल जो उनकी हमशीरा हैं वो भी उम्मीदवार थी, लेकिन उनको भी अब लगता है कि जो है मौका नहीं दिया जा रहा, और मुराद अली शाह साहब के सर पे ही इक़्तिदार का हुमा बैठेगा सिंध में। और इसकी कोई ख़ास वजह नहीं है, इसकी वजह सिर्फ वह है कि जरदारी के वो ट्रस्ट में हैं और जरदारी साहब जो हैं उन पर बहुत ट्रस्ट करते हैं, और इसकी कोई और ख़ास वजह नहीं है। जब तक उनको
आसिफ जरदारी साहब का ट्रस्ट हासिल रहेगा, वो सिंध में अपने मामला चलाते रहेंगे। उसके अलावा पीपल्स पार्टी में जो है बहुत काबिल लोग बिल्कुल हैं, सिंध में भी हैं और अदरवाइज़ भी हैं, लेकिन एक यहाँ पे फैमिली डायनेस्टी चलती है, वहाँ पे भी फैमिली डायनेस्टी है। जो भी किंग पॉन होगा वो ही लगेगा। लेकिन वैसे ये भी एक सवाल है, जिस तरह मरियम नवाज साहिबा को एक वजारत आला दी जा रही है पीएमएलएन की तरफ से, और उसके बाद जाहिर है अल्टीमेटली वो पीएमएलएन की भी कैंडिडेट हो सकती है आने वाले दौर में। अभी तो उनका सियासी करियर का सफ़र जारी रहेगा। तो बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए जरदारी साहब ये क्यों नहीं सोचा उन्होंने कि उन्हें भी एक सूबे की जो है वो चीफ मिनिस्टर से काम का आगाज़ करवाया जाए, इस तरह एक एक्सपीरियंस भी हो जाए और फिर आगे चल के भले वो पीएम के भी उम्मीदवार बने। बस वो मुराद अली शाह से बेहतर डिलीवर नहीं ना कर सकते होंगे, तो जरदारी साहब ने ये कहा होगा कि उनको वहाँ पर रखें। और वो वैसे भी शायद बिलावल साहब की पॉलिटिकली स्पीकिंग, तो क्योंकि वो पार्टी के चेयरमैन हैं, तो शायद उनको नेशनल लेवल के ऊपर रखना जो है वो भी वो चाहते हों। लेकिन ये अच्छी एक तजवीज़ है कि नीचे से ट्रेन हो के अगर आदमी ऊपर आए तो डेफिनेटली वो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो डिलीवर कर सकें। लेकिन माज़रत के साथ जो शहबाज शरीफ साहब एज ए वज़ीर-ए-आज़म तो बुरी तरह नाकाम हुए, तो फिर पता ये चला कि ये जो ट्रेनिंग की वाली बात है, ये सलाहियत जो है ये खुदादाद ही होती है। चलिए इमरान साहब, आपको क्या नजर आता है ये जो सिंध की कहानी है, आखिर ऐसा जो अभी चौधरी साहब ने बात की कि डिलीवर नहीं कर सकेंगे मुराद अली शाह से ज़्यादा अच्छा, ऐसा क्या डिलीवर कर दिया है मुराद अली शाह ने कि उनके अलावा कोई दिख ही नहीं रहा? ना दो तीन चीज़ें हैं। चौधरी साहब जो है ना वो जो बातें कर रहे हैं वो मेरे लिए तो हमेशा से बड़ी उनकी अहमियत होती है, लेकिन पीपल्स पार्टी का ज़रा मसला समझें क्या है। कायम अली शाह साहब रहे वजीर आला, और कायम अली शाह साहब जितनी बार वो भी बैक टू बैक ही रहे, हाँ जी, जितनी बार भी वो वजीर आला रहे तो वो बिल्कुल भी वहाँ पे डिलीवरेंस ज़ीरो थी। इवन पीपल्स पार्टी के अपने लोग भी ये समझते थे कि वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। उसके बाद जब उनको चेंज करके तो मुराद अली शाह साहब को लाया गया थोड़े अरसे के लिए, तो वो जो चंद महीने थे उसमें मुराद अली शाह ने बड़ा डिलीवर किया और लोगों ने कराची फिर अगली दफा पूरा दे दिया, वो भी सही हो गया। तो पीपल्स पार्टी ये समझती है कि आज जो रिजल्ट आया है उसमें जो इतनी सीटें उन्हें सिंध में मिली हैं उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि उन्होंने हेल्थ के शोबे में और मुख्तलिफ चीज़ों में बड़ा काम किया। मैं आप जो सब 1001 इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन पार्टी ये समझती है कि उसमें मुराद अली शाह का एक करीदी किरदार है और उस क्योंकि वहाँ पे हुकूमत ने डिलीवर किया और हमें उसका रिस्पांस बेहतर मिला आवाम से, इसलिए मुराद अली शाह को ही होना चाहिए। दूसरी बात, नो डाउट जो साहब ने जिस तरह कहा जरदारी साहब, मुराद अली शाह साहब जरदारी साहब से भी ज़्यादा खुद बिलावल भुट्टो की चॉइस है। ये ऐसे आदमी हैं जो दोनों बाप बेटा जो हैं दोनों के ही वो कैंडिडेट हैं और वो समझते हैं दोनों उनसे वो उनकी परफॉर्मेंस से खुश हैं। तो हमें देखें, मैं तो ये समझता हूँ कि अगर एक जगह पे हम ये कहते हैं कि जी वही फैमिली क्यों, तो दूसरी जगह पे हम खुद ये मुतालबा कर दें कि फैमिली क्यों नहीं, तो भाई अच्छी बात है। वो पार्टी जिसको अवाम ने वोट दिया, मैंडेट दिया, वो जिसको मर्जी बनाए, अगर डिलीवर करेगी तो लोग उसको आगे। सिंध वालों को जी एक दफ़ा फिर से बेहतरीन वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब दोबारा मिल गए हैं, मिलने वाले हैं बज़ाहिर। और अब ज़रा आ जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अल मारूफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ के, उनका क्या इस वक्त जो है लाए अमल है। चौधरी साहब, ये मखसूस नशिस्तें हासिल करने के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का अपने ऊपर लेबल लगवाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, लेकिन वो तो अभी भी उन्हें अलॉट नहीं हुई, तो अब क्या वजह बन गई है, क्यों नहीं उन्हें नशिस्तें अलॉट हुई? नहीं, असल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ इत्तेहाद का जो फैसला है वो बुनियादी तौर पे तो अपने अरकान की जो हॉर्स ट्रेडिंग है, ठीक है, वो भी है, जिसमें ये शामिल हो गए थे जब बनते ही नून लीग दूसरी पार्टियां, तो उसको रोकने के लिए ज़रूरी है ना कि एक प्लेटफॉर्म हो। देखिए, तहरीक इंसाफ ने कोई ये तो ऐसा फ़ैसला तो नहीं किया ना कि उनके ऊपर हर तरह की सहूलत दी जा रही थी और अचानक उन्होंने फ़ैसला किया। उनके पास जो है कोई ऐसी, आप समझने के बाद तूफ़ान बाहर चल रहा है तो कुछ छुपने के लिए कोई ऐसी जगह तो चाहिए जहाँ पे वो ठहर के अपना बंदे अपने इकट्ठे करके अपना ग्रुप कायम करके जो है वो पॉलिटिक्स कर सकें
और उनके लोग जो हैं वो ख़रीदे बेचे ना जा सकें, तो इसकी बुनियाद पे तो ज़रूरत भी थी। और सिंधी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल आपको जल्दी मुस्तक़बिल करीब में PTI में जम होती भी नज़र आएगी। और रिज़र्व सीटों का जहाँ तक मसला है, रिज़र्व सीटों का मसला जो है मेरे ख्याल में अदालत में ही हल होगा। इलेक्शन कमीशन तो बिल्कुल किसी तरह से अकोमोडेट नहीं करेगा, ना ही वो अकोमोडेट करने के मूड में है। और ख़ासकर तहरीक इंसाफ को तो या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल उनके साथ भी जो लगता है उनको अकोमोडेट करने में बिल्कुल वो तैयार नहीं है। और इस तरह से इलेक्शन कमीशन की जो वन साइडेड जो कॉम्प्रोमाइजिंग किस्म की अप्रोच है वो जो है सब बड़ी ऑब्वियस है। और उसके बाद अब देखते हैं तो अदालतों में कौन सा इंसाफ का धारा बह रहा है, जो है वो हल होएगा या नहीं होगा। बह रहा है वैसे अनफॉर्चुनेट बात है ना जी कि अगर अदालतों में भी नहीं हो रहा काम, तो फिर देखिए मसला ये है कि एक बात हम सबको ये समझ लेनी चाहिए, चाहे हम किसी भी पार्टी से कोई हमदर्दियाँ रखता हो, किसी भी जमात से, किसी भी शख्सियत, और इसीलिए डेमोक्रेसी में अवाम के मैंडेट की बड़ी अहमियत होती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में इस इलेक्शन में तो ख़ास कर अवाम के मैंडेट की जो है वो बिल्कुल धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। तो इसके नताइज बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब ये साबित कैसे होगा, ये एक बड़ा सवाल है। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने कुछ इंकशाफात किए थे, लेकिन बाद में इन्हें अपना बयान भी बदल लिया। और अब जो इस सिलसिले में इंक्वायरी कमेटी बनाई थी उसकी भी रिपोर्ट सामने आई है, तो उसमें भी ये कहा गया है कि ये सारे इल्ज़ामात गलत थे। अब ये मसला तो बज़ाहिर ऐसा नहीं लग रहा कि इसमें कोई PTI की बात सुनने के लिए फ़िलहाल आगे कोई ऐसा फोरम हो जहाँ पर उनकी ये बात सुनी जाए। तो क्या इस सिलसिले में उन्हें करना चाहिए, इसके ऊपर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगी। जी वेलकम बैक नाज़रीन। इमरान साहब, सीटें क्यों नहीं मिली PTI को या जो भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अब कह लें आप, और आपको लगता है ये मुस्तकबिल में इन्हें मिल जाएंगी? और ये जो ट्राइब्यूनल्स में अब सारे मामले चले गए इनके, उससे इनको कोई रिलीफ मिलता नज़र आ रहा है आपको? देखिए सबीना, मुझे लगता है कि सीटें तो शायद मिल जाएं, लेकिन उसमें खासा वक्त लगेगा। ये नहीं है कि अभी से मिल जाए, इनको पूरी एक प्रोसेस जो है वो ड्यू प्रोसेस वो करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद ये सारे इनके मामला हल होंगे। फौरी तौर पे मुझे हल होते नज़र नहीं आते। दूसरी बात ये कि ट्रिब्यूनल से आप हिस्ट्री अगर देखें 75 साल तो कितने लोगों को कब इंसाफ मिला है, और अगर मिला है तो वो कितनी देर में मिला है। तो ये जो चीज़ें हैं, हमारा अलमिया ये बात बड़ी मुज़ायका खेज़ है कि हम ये कहें कि अगर आप किसी जमात को बिल्कुल स्कीज़ कर देंगे तो वो ये करेगी, कि किसी जमात को आप रोक देंगे तो वो ये करेगी। देखें, हमें बतौर पाकिस्तानी एक बात को ज़रूर समझना चाहिए कि ये मुल्क है तो तमाम इदारे हैं, ये मुल्क है तो सियासी जमातें हैं, ये मुल्क है तो सियासत है। ये अगर हम इस मुल्क की तबाही के लिए काम कर देंगे, इस मुल्क की तरक्की का ख्याल नहीं रखेंगे, तो फिर ये कुछ भी नहीं रहेगा। ख़ास तौर पे ये जो बानी PTI ने जो IMF को ख़त लिखने की बात की है, माजी में भी ये बात हो चुकी है। अब आप खुद अपने दौर में तो IMF पहले कहते थे मैं खुदकुशी कर लूँगा, फिर आप चले गए और आपने कहा ये मजबूर था, बोल के चल ही नहीं था सकता। अब वो मजबूरी जो है वो कहाँ गई? अब भी तो मजबूरी से ही जाना है जिसने IMF के पास जाना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ ये चीज़ एक रिवाज बन गया कि बस जो भी काम दूसरों ने करना है वो ख़राब है, हम उसमें जितने रखने डाल सकते हैं वो ज़रूर करें। जब तक समीना ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल या जैसे आपसे ट्रिब्यूनल्स या जैसे आपने बात की थी अदालतों की, ये इंसाफ जिस माशरे से उठ जाए ना, वहाँ कोई चीज़ नहीं हो सकती। जब तक इंसाफ नहीं होगा उस वक्त का कोई इदारा ठीक नहीं होगा। ठीक हो गया। चौधरी साहब, ये जो ख़त लिखने का मामला है इसके ऊपर बहुत तनकीद हो रही है कि ये एक दफ़ा फिर से PTI का गलत फैसला है, लेकिन वो ये कहते हैं कि ये हम क्या करें, हम ये नहीं कह रहे कि ना दें कर्ज, हम तो ये कह रहे हैं कि आप इसको मशरूत करें कि धांधली की तहकीकात हों और फिर जो है चीज़ें आगे बढ़ें। तो अब उन्होंने किस तरह प्रेशर बढ़ाना तो है, बैरिस्टर गौर साहब कहते हैं कि प्रेशर तो हम ज़ाहिर दबाव तो बढ़ाएंगे ना, तो वो क्या उनके पास है, इसको किस तरह दिफा किया जा सकता है इस मामले का? देखिए, मेरा ख्याल में जो ये IMF के साथ या दूसरे जो इंटरनेशनल मालियाती इदारे हैं, इनके साथ इस तरह की एंगेजमेंट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं करनी चाहिए। और पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो अपने एंडेवर्स हैं उनको पाकिस्तानी निज़ाम के अंदर रहते हुए करने चाहिए, और उनकी एक बड़ी अपोजिशन है उसमें करें। देखिए, ये जो हर वक्त झगड़े और उसका जो अप्रोच है,
ये कोई बेनिफिशियल नहीं होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि अली ज़फ़र के साहब के आने के बाद ये मामला ज़रा बेहतर तरीके की तरफ जाएंगे, क्योंकि वो एक ठंडे मिजाज के आदमी हैं और वो अक्लमंद आदमी हैं। वो कौन सा डिसीजन खुद ले रहे होंगे? डिसीजन तो इमरान खान साहब का है ना, उन्होंने आज अदालत में उसको एंडोर्स किया है कि उन्होंने ये डिसीजन लिया है। बैरिस्टर गोहर हो या अली ज़फ़र हो, फैसले तो इमरान खान ही कर रहे हैं ना पीछे। नहीं, वो डिसीजन देखें, बात ये है कि एक तो IMF को लेटर लिखने से होगा कुछ नहीं। IMF को लेटर आप लिखते रहें, उसका कुछ वो देखें, इंटरनेशनल जो मॉनेटरी इदारे हैं वो किसी और उस पर काम करते हैं, उनके कुछ और टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। मसला ये है कि $6 बिलियन का कर्ज जो भी हुकूमत लेगी वो तो इतनी टफ कंडीशंस पे कर्ज़ा मिलेगा कि जो इस वक्त महंगाई है उसको 4-5 गुना जो है वो बढ़ जाएगी, और उसमें हर चीज़ का में इजाफा होगा। तो जिस हुकूमत ने भी लेना है तो या तो पॉलिटिकल पार्टीज एलिमिनेट हो जाएंगी पॉलिटिक्स से, जिस तरह से पहले ये लास्ट इलेक्शन में अवाम ने तो वोट देके साबित कर दिया है। ठीक है, तो ये आगे लेकिन एक मुझे सवाल इमरान साहब से भी करना है। इमरान साहब वो ये कहते हैं, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये नहीं करना चाहिए। चलिए वो तो समझ में आ गया, और उसका अगर फ़ायदा भी नहीं है तो फिर अपने ऊपर बिला वजह ये लेबल भी लगवाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन इमरान साहब, PTI ये भी कहती है, जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, जो भी अब आप उसको नाम दे लें, कि जब हम अब आवाम को क्या करें, वो कहते हैं जी हमने आपको मैंडेट दिया, मैंडेट चोरी हो गया, अब हम चुप करके अगर अपोजिशन में बैठ जाते हैं और इसके खिलाफ आवाज़ भी नहीं उठाते, प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जा रहा, तो फिर अवाम के तरफ से भी हम पर प्रेशर है कि भाई आप हमारे मैंडेट की हिफाजत नहीं कर सके, तो वो फिर उनके पास क्या ऑप्शन है? नहीं, तो मैंडेट की हिफाजत इस तरह से होगी कि आप मुल्क में आग लगा दें, आप मुल्क को तबाही के दाने पे ले जाएं। भैया आपको अगर मैंडेट मिला है, आप इतनी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है, इतनी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन कब रही है माजी में, आप वहाँ पे उनको चलने ना दें, आप वहाँ पे तकरीरें करें, आप वहाँ पे उनके लिए मुश्किलात पैदा करें। आप एक आम पाकिस्तानी के लिए तो एक मुश्किल का सबब ना बने। आप वहाँ पे असम्बली में, सेनेट में अपनी आवाज़ उठाएं, उनको बार बार आवाज़ उठाएं, हमें तो कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन IMF को इस तरह से ख़त लिखना, आलमी मालियाती इदारों को ये कहना कि आप दे देंगे तो वापस कहाँ से लेंगे? भाई जहाँ से आपने वापस किए थे, आप अपने बाप के तो पैसे लेके आए थे, इस मुल्क के पैसे थे ना, आपने लिए, दूसरों से लिए, जैसे भी, तो ये भी देंगे। ये सारी हुकूमतें पाकिस्तान की ऐसे ही चल रही हैं, बिल्कुल ऐसे ही लेती हैं, और उनकी कोई वापस किसी ने भी इस सिलसिले में कोई या तो किसी ने अपनी जायदादें बेच दी हो ना, वो चाहे लंदन में हो चाहे कहीं और। खान साहब को ज्यादा गुस्सा कर गए हो। नहीं सर, गाल ही गुस्से वाली है ना चोई साहब, मुल्क का ख्याल खत्म हो गया, इस गुस्से का एक ही हाल है। आप चोई साहब, आप हमेशा F6 की बात नहीं होगा सर, मुल्क जिंदा रहेगा। चलिए जी, एक बल्कि आज बात को समेटते हैं, इंशाल्लाह कर फिर आपसे मुलाकात होगी। नाज़रीन अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।